फ्रेंड्स, मैं रुचि आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट एजुकेशन विद रुचि पर। आज की हम करंट अफेयर पर एक नज़र डालते हैं। पहले हम इसमें क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद हम उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उसके बाद आपको वन लाइनर क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि बाइलिंगुअल फॉर्म में रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पबजी गेम समेत कितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑप्शन ए है 120, ऑप्शन बी है 135, ऑप्शन सी है 145 और ऑप्शन डी है 118। तो कितने ऐप चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है? 118। इसका राइट आंसर है 118। सरकार द्वारा इस बार जिन चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें पबजी के अतिरिक्त लिविक चैट, वी चैट वर्क और वीचैट रीडिंग ऐप लॉक, कैरम फ्रेंड्स जैसे मोबाइल ऐप शामिल हैं। भारत ने जून के आखिर में टिकटॉक, हेलो समेत चीन के 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। बाद में जुलाई के आखिर में 47 और चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस तरह अब तक चीन के 224 ऐप पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69A के तहत इन मोबाइल ऐप पर बैन लगाने का फैसला किया है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है किस धारा के अंतर्गत चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया है, तो ये 69A के तहत लगाया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने भारतीय विमानन कंपनियों को निम्न में से कितने प्रतिशत घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है? तो ऑप्शन नंबर ए है 40%, ऑप्शन नंबर बी है 60%, ऑप्शन नंबर सी है 80% और ऑप्शन नंबर डी है 20%। तो कितने प्रतिशत पर लगाया है? कितने प्रतिशत मंजूरी प्रदान कर दी है? 60%। तो इसका राइट आंसर है 60%। केंद्र सरकार ने भारतीय विमानन कंपनियों को 60% घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके पहले एयरलाइंस को नेटवर्क कैपेसिटी का सिर्फ 45% तक इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी। देश में 25 मार्च को लगाए गए लॉकडाउन के चलते विमानन सेवाओं पर रोक लग गई थी। बाद में 25 मई को घरेलू उड़ानों को 33% की क्षमता के साथ शुरू किया गया था। हालांकि देश में नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अब भी पाबंदी है। मंत्रालय ने 26 जून के आदेश को संशोधित करते हुए 45% क्षमता के स्थान पर 60% क्षमता के साथ उड़ानें परिचालित करने की अनुमति दे दी है। अब हम इसी के साथ देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए निम्न में से कितने प्रतिशत सिलेबस को कम करने का फैसला किया है? तो ऑप्शन नंबर ए है 80%, ऑप्शन नंबर बी है 10%, ऑप्शन नंबर सी है 25% और ऑप्शन नंबर डी है 30%। कौन सा ऑप्शन राइट है? तो 30% इसका आंसर राइट है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए 30% सिलेबस को कम करने का फैसला किया है। कोरोना महामारी में बंद चल रहे स्कूलों के कारण प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 70% सिलेबस के आधार पर ली जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी स्कूलों में अब मार्च में ही परीक्षाएं होंगी। हिमाचल सरकार ने 21 सितंबर से 50% शिक्षकों और गैर शिक्षकों को स्कूल बुलाने का फैसला लिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में भारत 4 पायदान की छलांग लगाकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है 28वें, ऑप्शन नंबर बी 38वें, ऑप्शन नंबर सी 48वें और ऑप्शन नंबर डी 58वें। तो किस स्थान पर पहुंच गया है? 48वें। इसका राइट आंसर है 48वें। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में भारत पहली बार शीर्ष 50 देशों में शामिल हुआ है। भारत ने 4 पायदान की छलांग लगाई है और 48वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत साल 2015 में 81वें, 2016 में 66वें, 2017 में 60वें और 2018 में 97वें और 2019 में 52वें स्थान पर था। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की यह सूची 131 देशों और अर्थव्यवस्थाओं के नवोन्मेष प्रदर्शन पर आधारित है।
इस सूची में स्विट्जरलैंड ने अपनी शीर्ष रैंकिंग बरकरार रखी है। स्वीडन दूसरे, अमेरिका तीसरे, ब्रिटेन चौथे, नीदरलैंड पाँचवें और डेनमार्क छठवें, फिनलैंड सातवें, सिंगापुर आठवें और जर्मनी नवें और रिपब्लिक ऑफ कोरिया 10वें स्थान पर हैं। तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भारत का स्थान याद रखना है और उसके बाद जो भी फर्स्ट स्थान पर रहता है उसका याद रखना है। तो प्रथम स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? तो पहला ऑप्शन है उर्दू, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है तमिल और चौथा है कन्नड़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उर्दू। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक लाने को मंजूरी दे दी है। इसके तहत उर्दू और अंग्रेजी के अलावा अब कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को भी इस केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल किया जाएगा। कश्मीरी को जम्मू कश्मीर में पहली बार राजभाषा का दर्जा मिलेगा। वहीं पहले से मान्यता प्राप्त उर्दू और अंग्रेजी राजभाषा के रूप में बनी रहेंगी। राज्य के अधिकांश लोग डोगरी और कश्मीरी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन इन दोनों को ही स्थानीय भाषाओं को राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया था। और पहले हमारे कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 7। और प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? मीन्स वर्तमान समय में कितने हैं? 9। तो उन 9 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके आप कमेंट बॉक्स में नाम जरूर बताएं। फिर उसके बाद छठा आप देखते हैं। क्वेश्चन छठा क्या है? कोल इंडिया 2023 से 24 तक कितने परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो पहला ऑप्शन है 500, दूसरा ऑप्शन है 100, तीसरा ऑप्शन है 200 और चौथा ऑप्शन है 300। तो कितने पर निवेश करेगा? 500। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने के अनुसार कोल इंडिया 2023 से 2024 तक कितने परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा? कोयले के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के तहत कोयला मंत्रालय नित्य नए विकल्पों को तलाश रहा है। इस निवेश का उद्देश्य भारत को कोयले में आत्मनिर्भर बनाना है। यह 2023 से 2024 तक 1 बिलियन टन का उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद करेगा। कोल इंडिया लिमिटेड को अगले 3 से 4 वर्षों में 14,200 करोड़ रुपए का निवेश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और किस देश के सहयोग को मंजूरी दी है? तो पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा चीन, तीसरा रूस, चौथा फिनलैंड। तो किस देश को मंजूरी दी है? फिनलैंड। भारत सरकार के खनन मंत्रालय और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग और फिनलैंड के रोजगार और आर्थिक मंत्रालय के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के बीच एक अहम समझौता हुआ है। यह MOU भूविज्ञान प्रशिक्षण, उपयुक्त विश्लेषण और खनिज पूर्वानुमान के क्षेत्र में सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा। दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भूभौतिकी और भूकंपीय सर्वेक्षणों को अंतिम रूप दिया गया। इसके अलावा समझौता ज्ञापन का उद्देश्य खनिज संसाधनों और भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा और एक मंच प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो पहला ऑप्शन है 1,580 करोड़ रुपए, दूसरा ऑप्शन है 3,580 करोड़ रुपए और तीसरा ऑप्शन है 2,580 करोड़ रुपए और चौथा ऑप्शन है 2,990 करोड़ रुपए। तो इसका राइट आंसर है 2,580 करोड़ रुपए। रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 2,580 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह कदम मेक इन इंडिया पहल को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। यह अनुबंध टाटा पावर कंपनी, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो के साथ हस्ताक्षरित किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 6
पिनाका रेजिमेंट में ऑटोमेटेड गन एमिंग एंड पोजिशनिंग सिस्टम AGAPS के साथ 114 लॉन्चर और 45 कमांड पोस्ट भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है रूस। तो किस देश ने विकसित किया है? भारत ने। भारत ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। इसे सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI के आवासीय कॉलोनी दुर्गापुर में स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता 11.5 किलोवाट पावर की होगी। इस सोलर ट्री से किसानों को पंप, ट्रैक्टर आदि को चलाने में सुविधा होगी। वहीं यहाँ से उत्पादित बिजली को पावर ग्रिड में भी दिया जा सकेगा। सोलर ट्री की कीमत 7.5 लाख रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन भारत, तीसरा ऑप्शन पाकिस्तान और चौथा ऑप्शन बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर है चीन। चीन ने कैलाश मानसरोवर में एक झील के पास मिसाइल साइट का निर्माण किया है, जहां वो जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल बना रहा है। यह झील कैलाश मानसरोवर का हिस्सा है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील, इसे आमतौर पर कैलाश मानसरोवर स्थल के रूप में माना जाता है। कैलाश मानसरोवर के पास DF-21 नाम की एक मिसाइल तैनात की गई है। यह मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल 2200 किलोमीटर की दूरी तक मार सकती है। अब हम देखते हैं वन लाइनर, जो कि आपके बाइलिंगुअल फॉर्म में है, हिंदी और इंग्लिश में। तो दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? मैकेंजी स्कॉट रोलियर। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक्सीलेंट एनर्जी यूनिट पुरस्कार जीता है? हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किस राज्य में 13 नई जैव सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया गया है? उत्तर प्रदेश। ऑस्ट्रेलिया ने भारत से व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए किसे अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है? लीसा सिंह। किस राज्य के खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के दुर्लभ शिलालेख मिले हैं? आंध्र प्रदेश। विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? 2 सितंबर को। रोबोबैक की रिपोर्ट में अमूल कंपनी दूध उत्पादन में विश्व के में किस स्थान पर रही? 16वें। CBDT के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल कितने महीनों के लिए बढ़ाया गया है? 6 महीने के लिए। CFI ने किस वर्ष पहले साइक्लिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की है? वर्ष 2021। वित्त मंत्रालय ने अगस्त 2020 में GST का कितना संग्रह किया है? 86,449 करोड़ रुपए। किस देश ने खगोलविदों ने ब्रह्मांड में सबसे दूर के स्टार आकाशगंगा की खोज की है? भारत ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? रूस। किसने ग्रीन टर्न अहेड मार्केट प्रोग्राम लॉन्च किया है? RK सिंह ने। किस केंद्र शासित प्रदेश को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है? लद्दाख एवं लक्षद्वीप। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? 48वें। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिर्देशक कौन बनी? उषा पांडे। किस स्पेस एजेंसी में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? SpaceX। किस राज्य की सरकार ने अम्मा सहारन नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? उड़ीसा। भारत देश पर किस वर्ष सबसे अधिक कर्ज का बोझ होगा? वर्ष 2021। किस राज्य में वार्षिक परीक्षाओं में 30% सिलेबस को कम करने का निर्णय लिया गया? हिमाचल प्रदेश। विश्व नारियल दिवस की थीम क्या रखी गई है? दुनिया को बचाने के लिए नारियल में निवेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत का कोविड-19 परीक्षण सकारात्मक आया है? गोवा।
सुप्रीम कोर्ट ने किस टेलीकॉम कंपनी को अपना AGR बकाया चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया है? एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया को। नवरत्न कंपनी CIL वर्ष 2023-2024 तक भारत में कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी? 1.22 लाख करोड़ रुपए। यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक ने किस शहर की पहली सिटी मेट्रो लाइन के रूप में 650 मिलियन यूरो निवेश करने की घोषणा की? कानपुर। आज की हमारी करंट अफेयर सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है, लेकिन इसी के साथ आपको कमेंट बॉक्स में जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नाम अवश्य बताने हैं और हमारे सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर लें, जिससे कि हर कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी तक पहुंच सके। धन्यवाद।